हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट का 15 बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। प्रकृति द्वारा जो भी हमें निःशुल्क मिल रही है, बिना पैसे के मिल रही है, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे हमें पानी मिल रहा है बिना प्रकृति के, बिना निःशुल्क मिल रहा है पानी, निःशुल्क हवा मिल रहा है और निःशुल्क धूप मिल रहा है। तो दोस्तों ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक संसाधन ही है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। इसकी विशेषता क्या क्या है प्राकृतिक संसाधन की? ये निःशुल्क उपहार है। प्राकृतिक हम लोगों के लिए एक निःशुल्क उपहार है। अगला पॉइंट है, इसमें कुछ ज्ञात और कुछ अज्ञात संसाधन होते हैं। जैसे दोस्तों हमें कुछ ज्ञात संसाधन होते हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हवा जो है वो हमें ज्ञात है। कुछ ऐसा संसाधन होगा जो हमें ज्ञात नहीं होगा लेकिन उससे हमें लाभ हो रहा होगा, तो उसे कहते हैं अज्ञात, और ये जो हमें पता उसे कहते हैं ज्ञात। अगला पॉइंट है, संसाधनों में विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक संसाधन में अलग अलग गुण पाए जाते हैं, अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। अगला पॉइंट है, ये स्वयं निष्क्रिय होते हैं। जो संसाधन होते हैं ये स्वयं निष्क्रिय होते हैं। मनुष्य को अपनी सूझबूझ से इन्हें प्रयोग में लाना होता है। अब यदि आपको धूप चाहिए तो आप घर में रहेंगे तो आपको घर में धूप नहीं लगेगी। उसको अपने सूझबूझ से आप घर के बाहर जाएंगे तो आपको धूप लगेगी। तो वही बताया जा रहा है कि यह जो होता है निष्क्रिय होता है। मनुष्य को अपनी सूझबूझ के द्वारा ही इसे प्रयोग में लाया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? प्रकृति द्वारा जो भी हमें निःशुल्क प्राप्त होता है, उस जिससे हमें लाभ होता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों नवीकरणीय संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन हर बार एग्जाम पूछता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। वे संसाधन जिन्हें उपयोग के बाद पुनः प्राप्त किया जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन या रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। वे संसाधन जिन्हें उपयोग के बाद हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे वन हो गया दोस्तों, पेड़ हो गया, कोई किसी पौधे की कटाई कर देंगे तो वह कुछ दिन में ही दोस्तों दोबारा तैयार हो जाएगा, तो इसी को कहेंगे क्या? नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जवान लड़खड़ा गई। तो यह क्या होता है? वह संसाधन जिनके निर्माण में कई हजार वर्ष लग जाती हैं, उन्हें एक बार असीमित उपभोग के पश्चात तीव्रता से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे दोस्तों खनिज हो गया, हमारा जो फ्यूल हो गया दोस्तों, फॉसिल फ्यूल, ये सब ईंधन हो गया, जो जैसे कोयला हो गया, ये सब दोस्तों क्या है? ये सब एक बार जैसे प्राप्त हो जाएंगे तो उसके बाद कई हजार वर्ष लग जाते हैं इनको तैयार होने में। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार इतना बता देता हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? या प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति के द्वारा जो भी हमें प्रदान की गई वस्तुएं निःशुल्क होती हैं उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो उसके बाद विशेषता होता है, तो यह प्राकृतिक संसाधन एक निःशुल्क उपहार है हम लोगों के लिए। इसमें कुछ ज्ञात संसाधन होते हैं और कुछ अज्ञात संसाधन होते हैं। ये स्वयं निष्क्रिय होते हैं, मनुष्य को अपनी सूझबूझ से इन्हें अपने प्रयोग में लाना पड़ता है। उसके बाद मैंने बताया नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन क्या होगा? वह संसाधन जिन्हें उपयोग के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, पेड़ है, कोई किसी पौधे की कटाई कर देंगे तो कुछ दिन बाद फिर तैयार हो जाएगा। उसके बाद दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यह क्या होता है? वह संसाधन जिसके निर्माण में कई हजार वर्ष लग जाते हैं, उन्हें एक बार असीमित उपभोग के पश्चात तीव्रता से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज हो गया और ईंधन हो गया। आगे चलते हैं। अब दोस्तों एग्जाम वाला पूछता है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, या और प्राकृतिक संसाधन की समस्या। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं हमने आप लोगों को बता दिया। अब प्राकृतिक संसाधन की समस्या देख लेते हैं। तो जीवन यापन के लिए मानव विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है। परिणाम स्वरूप मानव ने इन संसाधनों का मनमाना अंधाधुंध प्रयोग प्रारंभ कर दिया है।
इस अविवेकापूर्ण उपयोग से भौतिक सुखों में बढ़ोतरी का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। दोस्तों आप सबको पता है कि मनुष्य जो अपने जीवन यापन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है। जैसे इसको ऑक्सीजन चाहिए तो भी प्रकृति के ऊपर निर्भर रहेगा, पानी चाहिए तो भी प्रकृति के ऊपर निर्भर है। तो हर चीज के लिए दोस्तों प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है मनुष्य। तो वही बताया जा रहा है कि इसलिए इसका मनमाने ढंग से इस समय प्रयोग किया जा रहा है, जो कि प्राकृतिक संसाधन के लिए एक बहुत गंभीर समस्या है। आगे देखते हैं इसी में दोस्तों आ जाएगा वायु प्रदूषण, गरीब कचरे का प्रबंधन, बढ़ रहे पानी की कमी, गिरते भूजल लेवल, भूमि जल का लेवल मतलब जल प्रदूषण, वनों की गुणवत्ता, जैव विविधता के नुकसान और भूमि क्षरण प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों से भारत की प्रमुख संख्या है। तो दोस्तों जो वायु प्रदूषण है, गरीब कचरे का उचित प्रबंध नहीं है, बढ़ रहा पानी की कमी दोस्तों, और गिरते हुए भूमि जल का लेवल और जैव विविधता से नुकसान, ये सभी दोस्तों पर्यावरणीय प्रदूषण पर्यावरणीय संसाधन के क्या है दोस्तों, समस्या है। आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम लोग मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या होता है? तो मृदा में होने वाले प्रदूषण को ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा में जो भी प्रदूषण हो रहा है उसे ही मृदा प्रदूषण कहेंगे। एग्जाम में दे देगा मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके रोकथाम के 2 उपाय बताइए या इसके रोकथाम के उपाय बताइए। तो हम सब बताएंगे आप लोगों को मृदा प्रदूषण क्या होता है, इसके रोकथाम के उपाय क्या है उसको ही मैं बताऊंगा। तो मृदा प्रदूषण क्या होता है? तो मृदा में होने वाले प्रदूषण को ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ का मृदा में नहीं होना चाहिए जिसके मिलाने पर होता है दोस्तों। मतलब क्या कहा जा रहा है कि मृदा में होने वाले प्रदूषण को ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से, ऐसे पदार्थ जो मृदा में नहीं होने चाहिए ऐसे पदार्थ को मृदा में उपस्थित करने से या मृदा में मिलाने से, जिससे मृदा की उपज क्षमता में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण से ही दोस्तों जल प्रदूषण भी होता है, क्योंकि मृदा प्रदूषण होगा तो भूमि जो है जल नहीं सोखेगी, जिससे क्या होता है जल प्रदूषण भी होता है। अब इसको देखेंगे रोकथाम के उपाय। मृदा प्रदूषण क्या होता है? मृदा में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से, ऐसे पदार्थ का भूमि में मिले रहने से जिसको भूमि में नहीं रहना चाहिए उसके होने से होता है। अब इसके रोकथाम के उपाय देखेंगे, जिसमें पहला है फसलों पर छिड़कने वाली विषैली दवाओं का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाए। दोस्तों मृदा प्रदूषण रोकथाम का पहला उपाय है कि फसलों पर जो भी दवा छिड़की जा रही है विषैली दवा, उस पर रोक लगाया जाए, उसको प्रतिबंधित किया जाए। इसके बाद अगला है कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर परंपरागत खाद का प्रयोग कृषि भूमि में होना चाहिए। क्या बताया जा रहा है? दूसरा कि जो भी उर्वरक इस समय बनाए जा रहे हैं, नए नए उर्वरक तैयार किए जा रहे हैं, उन सभी उर्वरकों के स्थान पर जो हमारा घरेलू खाद है, परंपरागत खाद जो पुराने जमाने में डाला जाता था, उस खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मृदा प्रदूषण में थोड़ी सुधार होगी। अगला पॉइंट है खेत में पानी के निकास के लिए उचित व्यवस्था होना चाहिए। खेत में पानी के निकास के लिए उचित व्यवस्था भी होना चाहिए। खेत में यदि पानी रहेगा तो उससे भी मृदा प्रदूषण होता है। अगला पॉइंट है पॉलीथीन और प्लास्टिक को मिट्टी में नहीं डालना चाहिए। पॉलीथीन और प्लास्टिक को मिट्टी में नहीं डालना चाहिए, इससे भी मृदा प्रदूषण होता है। आगे चलते हैं। तो हम लोगों का सब्जेक्ट का नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट। तो हम लोग अब डाइजेस्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डाइजेस्टर मैनेजमेंट को देखेंगे। डाइजेस्टर को हिंदी में कहा जाता है आपदा। तो प्रकृति एवं अप्राकृतिक घटनाएं जिसके कारण सर्वव्यापी मानव हानि, प्राणी जगत एवं संपत्ति को हानि तथा मानवीय पीड़ा होती है, उसे आपदा कहते हैं। आपदा किसे कहते हैं? प्रकृति के द्वारा एवं प्राकृतिक या अप्राकृतिक घटना जिसके कारण मनुष्य को पीड़ा होती है, प्राणी जगत को पीड़ा होती है, या कोई भी हानि होता है, उसे क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। अब देखेंगे डाइजेस्टर मैनेजमेंट। आपदा हो गया, अब इसी आपदा का प्रबंध कैसे करेंगे, तो आपदा प्रबंधन जिसे कहते हैं। तो डाइजेस्टर मैनेजमेंट क्या होता है? किसी आपदा से होने वाली संभावित क्षति को कम करने के लिए आपदा से पहले, आपदा के समय, आपदा के बाद किए जाने वाले सुरक्षात्मक प्रयास, आर्थिक सहायता, पुनर्वास व्यवस्था, चिकित्सा सहायता आदि आपदा प्रबंधन कहलाता है। आपदा प्रबंधन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे कोई आपदा आने वाली है उसका हमें पहले से पता है, तो उसके लिए हम पहले से कुछ भी, जैसे दोस्तों बाढ़ आने वाला है तो उसके लिए हम लोग पहले से बांध बनाएंगे। बांध बनाने के बाद यदि बाढ़ आ गया तो उसके लिए सभी को उचित व्यवस्था देंगे कि आप लोग यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे।
उसके बाद बाढ़ को खत्म होने के बाद उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी कि उनका नुकसान हो गया है। उसके बाद कुछ लोगों को उसमें चोट वोट भी लगी रहेगी तो उनको चिकित्सा की व्यवस्था कराई जाएगी। तो इन्हीं सभी व्यवस्था को करने की जो विधि होती है, क्रिया होती है, उसको क्या कहा जाता है, आपदा प्रबंधन कहा जाता है। तो किसी आपदा से होने वाली संभावित क्षति को कम करने के लिए आपदा से पहले, आपदा के समय, आपदा के बाद किए जाने वाले सुरक्षात्मक प्रयास, आर्थिक सहायता, पुनर्वास व्यवस्था, चिकित्सा सहायता आदि को आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आपदा प्रबंधन समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखेंगे भूकंप। एग्जाम में दे देगा, दिया था दोस्तों भी एग्जाम, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को पेपर दिखा दूंगा। तो क्वेश्चन दे देगा, अर्थक्वेक किसे कहते हैं या भूकंप पर टिप्पणी लिखिए। तो धरती के अचानक हिलने की घटना को ही भूकंप कहते हैं। धरती के अचानक हिलने की घटना को भूकंप कहते हैं। मेन पॉइंट दोस्तों, यदि एक नंबर पूछा तो आप लोग लिख सकते हैं कि धरती के अचानक हिलने की घटना को भूकंप कहा जाता है। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जब पृथ्वी के आंतरिक गर्म पदार्थों के कारण हलचल उत्पन्न होती है तो भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। भूकंप कब आता है यह भी पूछ सकता है। तो जब पृथ्वी के अंतर या भूमि के अंदर आंतरिक गर्म पदार्थ के कारण हलचल उत्पन्न होता है तो भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। कभी भूकंप हल्की तो कभी भारी तीव्रता का होता है। कम तीव्रता वाले भूकंप आने पर क्षेत्र विशेष में केवल धरती हिलती हुई महसूस होती है, लेकिन इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। हम लोगों के इधर जो भूकंप आता है तो वह सिर्फ दोस्तों छोटा सा भूकंप होता है, मतलब बहुत कम तीव्रता वाला, जिससे थोड़ा सा भूमि हिलता या प्रतीत होता है। यदि यही तीव्र से आएगा तो दोस्तों घर सब गिर जाएंगे, पेड़ पौधे गिर जाएंगे, तो उससे बहुत नुकसान होता है। लेकिन यदि निम्न मात्रा में आएगी, मतलब कम तीव्रता से आएगी, तो उससे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब देखेंगे वाटर रिसोर्सेज, जल प्रबंधन। जल प्रकृति से विरासत में मिला है। जल जो है दोस्तों हमें प्रकृति से विरासत में मिला है, जो ब्रह्मांड में सृष्टि को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। इसको जरूर लिखिएगा दोस्तों, आप लोग यदि एग्जाम में कहीं भी जल के बारे में दिया, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। ये पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा, इसको जरूर लिखिएगा। तो वाटर रिसोर्स क्या होता है, जल प्रबंधन। जल दोस्तों जो है हमारे पृथ्वी पर हम लोगों को और सभी जीव जंतुओं को किससे मिली, विरासत से मिली है, जो ब्रह्मांड में सृष्टि को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि जल नहीं रहेगा तो किसी का जीवन नहीं रहेगा, इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। तो अब देखेंगे जल संकट। आप लोग वाटर रिसोर्सेज समझ गए होंगे। जल संकट, जल संकट को इंग्लिश में कहते हैं वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस, तो जल संकट क्या होता है, उसके कारण क्या है, ये ऐसा एग्जाम में पूछा था। तो जल संकट क्या है, जिस जल को प्रयोग में लाया जाए उस जल की अनुपलब्धता को ही जल संकट कहते हैं। जैसे दोस्तों आपके गांव में 1000 लोग हैं और आपके गांव में पानी सिर्फ 800 लोगों की है और 200 लोगों की पानी पीने की जो कमी है, उसी को क्या कहेंगे दोस्तों, वाटर संकट, सॉरी जल संकट या वाटर क्राइसिस कहेंगे। अब देखते हैं इसका कारण क्या है। इसका पहला कारण है जल की उपलब्धता में कमी आना। पहला कारण क्या है, जल की उपलब्धता में कमी आना वाटर संकट का प्रमुख कारण है। अगला है उपलब्ध जल उपयोगी न होना। जो भी जल उपलब्ध है, जैसे समुद्री जल है, उस जल को हम लोग पी नहीं सकते, वो बहुत कम उपयोग में आता है, तो उसको फिल्टर करके उपयोग में लिया जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि उपलब्ध जल उपयोगी न होना। अगला है औद्योगिक रूप से जल का अधिक दोहन। औद्योगिक रूप से जल का अधिक दोहन होता है। जैसे दोस्तों फैक्ट्रियाँ जो होती है उनको धोने के लिए ही सब इतना पानी बहा देते हैं, उससे भी दोस्तों जल का संकट आता है। अगला पॉइंट है उन्नत कृषि के नाम पर आवश्यकता से अधिक जल का दोहन। जैसे हम लोग खेत में उन्नत कृषि के नाम पर अधिक जल दिया जाता है, आप सभी के यहाँ उन्नत खेती के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा जल दिया जाता है, खेत में पूरा पानी भर दिया जाता है, लेकिन उस प्रकार से पानी नहीं दिया जाता। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जल संकट का प्रमुख कारण क्या है, जल की उपलब्धता में कमी, उपलब्ध जो जल वह उपयोगी न होना, औद्योगिक रूप से जल का अधिक दोहन, उन्नत कृषि के नाम पर आवश्यकता से अधिक जल का दोहन। आगे चलते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल वार्मिंग, यदि आप लोग एग्जाम में नहीं पूछेगा फिर भी आप लोग इसकी जानकारी जरूर रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग की। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का सामान्य अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाला परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है,
पृथ्वी का जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगा। पहले ज़माने में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब के समय में इतनी गर्मी पड़ रही है, सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो पृथ्वी के तापमान में हो रही इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति जंतु जगत प्रभाव के रूप में आ सकते हैं। दोस्तों, जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, इससे जो ग्लेशियर पिघल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पिघल कर समुद्र में आ रहा है। समुद्र में आने से समुद्र का जो जल स्तर है वह जल स्तर बढ़ रहा है। इसके टेम्परेचर अधिक होने से, इसका जो है तापमान में वृद्धि होने से क्या हो रहा है, हिमखंड जो है वो अभी पिघल जा रहे हैं। तो वही बताया जा रहा है कि इसका ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख जो उद्देश्य या जो कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, वो क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण यदि पूछ दिया तो आप लोग कहेंगे ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस से निकलने वाली जो गैस है वह ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से फैलने का मतलब दोस्तों ये कोई बीमारी नहीं है, यह एक प्राकृतिक आपदा है। और इतनी बड़ी आपदा है कि यदि कोई एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पे गिरे, उससे जितना नुकसान नहीं होगा, उससे ज़्यादा इस ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान हो सकता है। तो देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का सामान्य मतलब है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में परिवर्तन। अब आगे देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। एग्जाम में पूछ भी सकता है, ग्लोबल वार्मिंग पूछा था इसलिए मैंने यहाँ पर लिया भी है। तो ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की कितनी बड़ी समस्या है, यह एक आम व्यक्ति नहीं समझ पाता, एक आम आदमी नहीं समझ पाता। उससे ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसलिए वह इसकी तह तक नहीं जाना चाहता। लिहाजा इसे एक वैज्ञानिक परिभाषा मानकर छोड़ दिया जाता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फिलहाल संसार में कोई खतरा नहीं है। लोगों को लगता है कि संसार में फिलहाल में कोई खतरा नहीं है। फिर भी भारत में ग्लोबल वार्मिंग एक प्रचलित शब्द नहीं है और भाग दौड़ में लगे रहने वाले भारतीयों के लिए भी इसका कोई अधिक मतलब नहीं है। लेकिन विज्ञान की दुनिया की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भविष्यवाणियां की जा रही है। विज्ञान एकदम परेशान है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। और आप लोग बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई उपाय नहीं है। तो देखते हैं, तो लेकिन विज्ञान की दुनिया की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भविष्यवाणियां की जा रही है। इसको 21वीं सदी का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को 21वीं सदी का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। यह खतरा तृतीय विश्व युद्ध या किसी क्षुद्र ग्रह, जिसे एस्टेरॉयड कहते हैं, के पृथ्वी से टकराने से भी बड़ा माना जा रहा है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, यह किसी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने से भी बड़ा माना जा रहा है। इसका आम व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वो लोग सोच रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग कोई विज्ञान की बात है, कोई विज्ञान की भाषा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग सबको समझना चाहिए। अब ग्लोबल वार्मिंग के रोकथाम का उपाय देखेंगे, इसके नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई उपाय नहीं है। एग्जाम पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का उपाय बताइए। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का उपाय और ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, किस कारण से ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है। तो सबसे पहला दोस्तों इसका उपाय देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई उपाय नहीं है। इसके लिए सिर्फ जागरूकता फैलाकर ही इससे लड़ा जा सकता है। हमें अपने पृथ्वी को सही मायने में ग्रीन बनाना पड़ेगा। हमें अपनी पृथ्वी को सही मायने में ग्रीन बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें अत्यधिक पेड़ पौधे को लगाना पड़ेगा। हम जितना अधिक पौधा लगाएंगे उतना ही हमारी पृथ्वी के लिए अच्छा होगा, पृथ्वी के लिए लाभदायक होगा। आगे हम अपने आसपास के वातावरण को जितना प्रदूषण मुक्त रखेंगे, इस पृथ्वी को बचाने में हम उतनी ही बड़ी भूमिका निभाएंगे। हमें आसपास की जो वातावरण है उसको शुद्ध रखना पड़ेगा। उसको शुद्ध रखने के लिए हम पेड़ पौधे, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा वातावरण शुद्ध होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ी दोस्तों कमी आएगी। इससे हम पृथ्वी को बचाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और यदि एग्जाम पूछ दिया कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, तो आप लोग एक लाइन में लिख दीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस दोस्तों क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस पौधों को अधिक तापमान की जिन पौधों को आवश्यकता होती है उनके लिए ग्रीन हाउस गैसें बनाई जाती है। तो इसका प्रयोग जहाँ पे कम तापमान होता है उन क्षेत्रों में सबसे अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, पूछा था एग्जाम में तो मैंने भी ले लिया है, एड्स या HIV। HIV क्या होता है, तो एड्स एक वायरस के कारण होता है जिसे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस या HIV कहा जाता है। एड्स जो होता है एक वायरस के कारण होता है जिसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस या HIV कहा जाता है। यह HIV दोस्तों जो होता है यह CD4T यह एक वायरस है, नहीं सॉरी, यह एक कोशिका है। तो जो
HIV होता है यह CD4T नामक एक कोशिका है जो शरीर से लड़ने वाली बीमारियों की मदद करने के लिए विशिष्ट रक्त कोशिकाओं को नष्ट करके मानव शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो यदि HIV पर टिप्पणी लिखने के लिए दे दिया तो आप क्या लिखेंगे? एड्स का पूरा नाम या HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण फैलता है। HIV CD4T नामक एक कोशिका है जो शरीर से लड़ने वाली बीमारियों की मदद करने के लिए विशिष्ट रक्त कोशिकाओं को नष्ट करके मानव शरीर को नुकसान पहुंचाती है। आगे देखते हैं ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट। तो वे पदार्थ जो उपयोग के बाद निरर्थक एवं बेकार हो जाते हैं तथा जिनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं होता है उसे ठोस अपशिष्ट कहते हैं। वह पदार्थ जैसे दोस्तों आपने पेन लिया, अपना जो पेन है वह एक बार खराब हो गई, खत्म हो गई, तो आप उसका उपयोग यदि नहीं कर सकते हैं तो आप उसी पेन को फेंक देंगे, तो उसी को क्या कहता है? सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। वह पदार्थ जो उपयोग के बाद निरर्थक एवं बेकार हो जाते हैं तथा जिनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं होता है उसे ठोस अपशिष्ट कहते हैं। जैसे डिब्बा, कांच का सामान, प्लास्टिक, आवासीय कचरा आदि। अब दोस्तों एग्जाम पूछता है कि ठोस अपशिष्ट क्या है, इसका स्रोत बताइए। तो ठोस अपशिष्ट का मुख्य 4 स्रोत होता है। पहला होता है औद्योगिक स्रोत, दूसरा वाणिज्यिक स्रोत, तीसरा घरेलू स्रोत और चौथा कृषि स्रोत। तो इन सभी के कारण भी दोस्तों यह सब किसका स्रोत है? ये सब सॉलिड वेस्ट का स्रोत है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सॉलिड वेस्ट भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे देगा दोस्तों जनसंख्या की वृद्धि का क्या कारण है? तो जनसंख्या वृद्धि का कारण बताइए। तो आप लोग क्या लिखेंगे? पहला मृत्यु दर, दूसरा प्रवास, तीसरा जीवन प्रत्याशा, चौथा विवाह एवं संतान प्राप्ति की भावना, चौथा है अशिक्षा एवं अज्ञानता, अगला है बाल विवाह, उसके बाद अंधविश्वास, उसके बाद लड़के की इच्छा में लड़कियां पैदा करना। तो हम सबसे पहले आपको नीचे से बताएंगे। तो 8वां पॉइंट सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या वृद्धि का कारण। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं लड़का पैदा होगा लेकिन उसके जगह पे लड़की पैदा हो जाती है, तो दोबारा से वो लड़का पैदा करने के चक्कर में एक और लड़की पैदा हो जाती है, जिससे क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि में नुकसान होता है, जनसंख्या की वृद्धि बढ़ती है। उसका दूसरा है अंधविश्वास। अंधविश्वास दोस्तों बहुत लोग मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, ये भगवान के दिन होते हैं, इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं, इसलिए एक बच्चा पैदा होने के बाद एक और बच्चा पैदा कर लेते हैं। ये भगवान का विश्वास मानकर भगवान की देन मानते हैं इसको। इसके बाद बाल विवाह। बाल विवाह दोस्तों इस समय तो बाल विवाह बंद हो गया, पहले जमाने में बाल विवाह होता था, जिससे कम समय में भी जो औरतें होती थी वह माँ बन जाती थी, जिससे काफ़ी नुकसान होता था और उनके स्वास्थ्य पर भी काफ़ी नुकसान पहुँचता था, जिससे भी जनसंख्या वृद्धि होती थी। इसके बाद शिक्षा में अज्ञानता। कुछ लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं, उनको परिवार नियोजन के बारे में कुछ पता नहीं है, जिसकी वजह से वह काफ़ी बच्चे पैदा कर देते हैं, जो कि जनसंख्या की वृद्धि में बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसके बाद है विवाह एवं संतान प्राप्ति की भावना। तो हमारे भारत देश में जो है विवाह एक प्रथा मानी जाती है। इसके बाद संतान प्राप्ति की भावना दोस्तों सभी के अंदर होती है विवाह के बाद। तो विवाह जो है हमारे देश में एक विवाह हमारे देश में एक प्रथा मानी जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों मैंने जितना बताया आप लोग समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।